जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है? इस चैप्टर के महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि ये आपको कई चैप्टर्स में क्या करता है, मदद करता है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, ठीक, इसमें आपकी मदद करेगा, अर्थात वर्तनी शुद्धि में आपकी मदद करेगा। दूसरा, अभी आप पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो इनमें आपकी मदद करेगा। जो आपका क्या है, ये मेंस का टॉपिक है, ये मुख्य परीक्षा का भी ये टॉपिक है, मुख्य परीक्षा का। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है कि सभी चैप्टरों में आपकी मदद करने वाला है। और यह जो चैप्टर है ये किसकी सहायता से आपको मदद करेगा? ये करेगा वर्णमाला की। ठीक, तो आपको दोस्तों हमने वर्णमाला पढ़ा दिया है। वर्णमाला के बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संधि, जिसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा हो कि ये कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, कुछ अलग से यहाँ पर बताया जा रहा है जो अन्य यूट्यूब चैनल में नहीं मिलता है, तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को बताइएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक, संधि। संधि, पहले जानते हैं कि संधि शब्द बना कैसे है। इसकी परिभाषा जानने से पहले इस बात पर हम फोकस करते हैं कि शब्द बना कैसे है। तो ये बना है सम धन धी दन घई प्रत्यय। ठीक, सम धन धी धन घई प्रत्यय, जिसमें आपका सम क्या है? सम आपका क्या है? उपसर्ग है। ठीक, सम उपसर्ग आपने अगर आप देखेंगे तो उपसर्ग किसमें काम है? जैसे संवाद, आप संवाद देखिए तो उसमें संवाद उपसर्ग होता है। सन्मार्ग हो गया तो उसमें क्या सम उपसर्ग लगता है। ठीक, धी क्या है आपका? धी आपका मूल शब्द है। धी आपका क्या है? मूल शब्द है। और घई क्या है आपका? ये क्या है आपका? प्रत्यय है। ठीक, तो हमने ये जाना कि संधि जो है सम दम धी धन घई प्रत्यय से क्या है, बना हुआ है। अच्छा, सेकंड चीज हम ये जाने कि हमें संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। संधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक, संधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो संधि की आवश्यकता का कारण ये है कि बहुत से शब्द हैं, जैसे हिंदी में अगर देख लिया जाए तो लगभग 20 लाख से अधिक शब्द हैं। तो इन शब्दों के निर्माण के लिए हमको संधि की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी है। मतलब संधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? शब्द निर्माण के लिए, शब्दों के निर्माण के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? संधि की। आपको हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे एक शब्द है जय। ठीक, इस शब्द का एक अर्थ है जय, जीतना, जय जिसकी जय हो। ठीक है, अच्छा, इसमें आप कुछ शब्द जोड़ दीजिए उपसर्ग के, जैसे वी जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये विजय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? विजय बन जाएगा। इसमें अगर आप आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अजय बन जाएगा। इसमें अगर आप परा जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा। ऐसे या शब्दों में प्रत्यय जोड़ के भी शब्द बनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि शब्द तो हमने देखा कि 52 हमारे क्या हैं? 52 है वर्ण है हमारे। इन वर्णों से ही क्या बन रहे हैं? शब्द बन रहे हैं। और इन कई शब्द से शब्दों के निर्माण में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संधि की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? संधि की। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधि से हम क्या करें? शब्दों का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो अगर हम संधि के भेद के बारे में जाने कि संधि और एक शब्द आपने सुना होगा समास, तो पहले हम संधि की अगर परिभाषा के बारे में जाने तो संधि की परिभाषा इस प्रकार है। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। आप लोग जितने भी यूट्यूब में जितने जगह भी आपने पढ़ा होगा सबसे अच्छा यहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि दो वर्णों, दो वर्णों, ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ये दो वर्णों के बीच होती है। किसके बीच होती है? दो वर्णों के मेल, ठीक, संयोग, ठीक, समझौते, ठीक, समझौता,
ठीक, इनसे जो निर्माण होता है दो वर्णों के मेल संयोग और समझौते से जो शब्द बने के तरीके जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मीन्स कि दो वर्णों की विकार ही को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अच्छा, ये संधि कैसे होती है, तो मतलब आप लिख लीजिए कि संधि संधि दो वर्णों के विकार से होती है, होती है। जी है, ठीक है। ठीक, तो दो वर्णों के विकार से होती है, अर्थात हम कह सकते हैं दो वर्णों के विकार से उत्पन्न विकार उत्पन्न दो वर्णों के मेल से, मेल से मेल हो रहा है ना, विकार नहीं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में करण में संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो वर्णों का मिलन होता है, ठीक है ना। अगर हम आपको उदाहरण दे के समझाएं तो आप ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, उदाहरण के तौर पे एक हमने शब्द लिखा राम धन आयन। ठीक, अच्छा, ठीक, राम धन आयन। तो मतलब हमको, मतलब क्या है, हमको इस वर्ण को और इस वर्ण को आपस में मेल कराना है। ठीक, ठीक, तो अगर मेल कैसे कर, देखिए आपको हम सारे प्रोसेस तरीके नियम वगैरह सब कुछ बताएंगे कि संधि का नियम क्या है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे शब्दों को हम आपस में जोड़ते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे में राम धन आयन। ठीक, इसमें माँ को अलग कर लीजिए, जैसे इसमें आप आ को अलग कर लीजिए। ठीक, अच्छा, माँ को आप कैसे ले सकते हैं, हमने आपको बताया है माँ धन, ये पता है आपको, है ना। ये क्या है आपका धन आ, अब ये क्या बन जाएगा, माँ, ये क्या बन जाएगा, माँ, माँ धन बड़ा, इसको क्या इस तरह से हो जाएगा, ये माँ धन बड़ा आ, बड़ा आ हो जाएगा, आ मिला के बड़ा आ बनता है, वर्णमाला में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये मिल के क्या बन जाएगा, फिर माँ बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, रामायण। तो देखिए हमने क्या देखा इसमें कि दो वर्णों का मेल होना है, मतलब कि इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, दो वर्णों का मेल हो रहा है। जबकि अगर हम आपको एक बियॉन्ड द टॉपिक और एक व्याकरण की चीज़ है, समास, आपने सुना होगा समास, है ना। तो समास में क्या होता है कि दो पद मिलते हैं आपस में, क्या मिलते हैं, दो पद मिलते हैं, और इसमें क्या है, दो वर्ण मिलते हैं। अगर आपसे कभी डिफरेंस पूछे तो समास मतलब दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य होता है, ये क्या होता है, दो पदों के मध्य होता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दें आपको, एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के तौर पर, राजपुत्र हमने लिख दिया, राज धन पुत्र। ठीक, तो इसमें हमको इस जा और पा से कोई मतलब नहीं, हमको राजपुत्र से, राजपुत्र अर्थात क्या हो गया, राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात क्या हो गया, राजा का पुत्र। ठीक है ना। देखा इसमें क्या हो रहा है, दो पद हमारे मिल रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, दो वर्णों का मिलन हो रहा है। ठीक, तो दो वर्णों के मिलन से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आखिर संधि होती क्या है और इसमें होता क्या है। ठीक, अच्छा, कुछ आप चीज जान लीजिए, जैसे संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं, संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं,
विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। सड़ने के तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ठीक। और क्वेश्चन पूछ ले कि विच्छेद में संधि कौन सी है? विच्छेद में व्यंजन संधि। विच्छेद में कौन संधि है? विच्छेद में आपकी व्यंजन संधि है। विच्छेद में व्यंजन संधि है। ठीक, व्यंजन संधि है। मैं अभी आपको बताऊंगा संधि के तीनों भेद बताऊंगा, भेदों के उपभेद भी बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले, पीवाईक्यू पूछा हुआ है कि संधि में कौन सी संधि है? संधि में, संधि में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संधि में भी कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक। संधि में भी कौन संधि है? व्यंजन संधि। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, इसमें व्यंजन संधि है, और संधि में क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है। और क्या कहते हैं, संधि का जो विलोम होता है, संधि का विलोम भी लिख लीजिए। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू। संधि के विलोम को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। संधि के विलोम को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। तो एक ये प्रश्न हो गया आपका, संधि में संधि कौन सी है, दो प्रश्न हो गया, और संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो तीन चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में। ठीक। चलिए। ठीक। अब हम चैप्टर लगभग स्टार्ट कर तो कर ही दिए हैं, अब मेन चैप्टर में एंट्री करते हैं, संधि के भेद। मैं लाइन यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, कोई लाइन मिल जाए तो आपको ठीक। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है आपका? स्वर संधि। पहला क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा क्या होता है आपका? व्यंजन संधि। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इससे मेरे को पता चलेगा कि इसमें कमियां क्या हैं, इसमें और क्या सुधार लाना चाहिए। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। इससे क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है ना। संधि कितने मुख्यतः भेद होते हैं? लिख लीजिए यहाँ पे, तीन भेद होते हैं। ठीक। तीन भेदों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये सबसे लंबा चैप्टर है वैसे आपका। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है? स्वर धन स्वर, मतलब स्वर और स्वर के मध्य होगी। किसके मध्य होगी? स्वर और स्वर के मध्य, तो स्वर संधि। अच्छा, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन धन स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपको चार्ट बनवा के पढ़ा रहा हूँ, वैसा शायद ही कोई यूट्यूब पे आपको पढ़ाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग आपको मैंने बताया है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला चैप्टर इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है कि आप वर्णमाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो संधि आपको जस्ट केक वॉक फॉर यू, मीन दैट्स वेरी सिंपल फॉर यू। स्वर और व्यंजन। ठीक।
मीन्स क्या हुआ कि स्वर संधि स्वर, स्वर के मध्य व्यंजन संधि व्यंजन, और स्वर व्यंजन के साथ साथ स्वर और व्यंजन के मध्य कोई भी एक हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन स्वर भी हो सकता है। और विसर्ग संधि जो है स्वर विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है, विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। अगर इसका उदाहरण ले लिया जाए तो ध्यान से समझिएगा आप। जैसे हमने लिखा राम धन अवतार। अब आप बोलेंगे कि सर क्या कहते हैं कि माँ तो आपका क्या है, माँ आपका वो है, क्या कहते हैं, व्यंजन है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो माँ है, तो ये माँ, तो ये क्या है, आ है ना। तो ये माँ क्या है, एक तरह से आपका ये स्वर है ना, ये आपका क्या हुआ, ऐसे माँ को माँ ऐसे लिखते हैं ना, तो माँ हो गया। ये आपका क्या हो गया, आ हो गया। तो संधि किसके किसके मध्य हो रही है, आ के मध्य हो रही है, इसलिए ये स्वर संधि कहला रही है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि माँ तो हमारा व्यंजन है, तो ये आ के, और आ हमारा स्वर है, तो स्वर और व्यंजन के मध्य संधि हुई। लेकिन नहीं, ये जो माँ है आपका, ये क्या है, ये माँ आपका स्वर है। कैसे स्वर है, देखिए माँ को ऐसे लिखते हैं कि नहीं, माँ धन, ये स्वर था और व्यंजन तो आपको ये हुआ ना, तो स्वर और स्वर की संधि मिलकर क्या बनेगी, रामावतार। ठीक है, इतने डीप से किसी भी यूट्यूब चैनल को में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको नोट करिएगा और समझते हुए आगे भी बढ़िएगा। ठीक, इसका उदाहरण ले लीजिए। तो इसका उदाहरण हो गया जगत ईस, जगत धन ईस। देखिए ये व्यंजन है आपका ता और ई, मतलब क्या हो गया, ये संधि किसके किसके मध्य हो गई, ये आपका व्यंजन हो गया, ये आपका स्वर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका जगदीश। अब देखिए ता का दा में बदलना, ये जो नियम है ये सब आपको मैं बताऊंगा। अभी तो मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि कैसे ये बन रहा है। ठीक, विसर्ग संधि क्या हो गई, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा तपहवन, आपने पढ़ा होगा ना, तपहवन, तपह धन वन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तपोवन, तपोवन। ठीक है ना, उदाहरण। तो ये तीनों संधि हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के भेद हो गए, इन तीनों के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके संधि पढ़ते हैं, और मैं पहले आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए, तो आप एक बड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए, विसर्ग संधि। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये आपके जो क्लास नोट्स है ये भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। ठीक है, तो अर्थात विसर्ग संधि मतलब हमने क्या देखा कि जो विसर्ग है, ये इसका परिवर्तन किसमें, ये किसके साथ जुड़ेगा, या तो ये स्वर के साथ जुड़ेगा, या तो ये किसके साथ जुड़ेगा, व्यंजन के साथ जुड़ेगा। और स्वर और व्यंजन आपको पता है, ठीक है, कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो विसर्ग होगा, मतलब इसमें क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा। ठीक है, विसर्ग का क्या होगा, परिवर्तन होगा। अच्छा, ये देखिए संधि पढ़ने से आपकी भाषा में शुद्धता भी आएगी। अच्छा, ठीक है ना, तो विसर्ग का परिवर्तन किस किस में होगा, तो यहाँ दे लीजिए विसर्ग, इसका परिवर्तन किस किस में हो सकता है। विसर्ग का परिवर्तन आपका शाह में हो सकता है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, आधा शाह, और ये आधा शाह ही है आपका। और क्या हो सकता है, आपका षटकोण में परिवर्तन हो सकता है, षटकोण वाला शाह, देखिए आधा शाह है तो इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, विसर्ग का आधा शाह में परिवर्तन, ऐसे शाह में हलंत लगा दीजिए, या ऐसे सा लिखते हैं ना आप लोग। ठीक है ना, देखिए जैसे मैं हिंदी वर्णमाला के शब्द पढ़ाऊँ, जैसे वर्णमाला में हमने आपको बताया था ना शब्दों के आकार, का कैसे लिखते हैं, खा कैसे लिखते हैं, इन चीज़ को भी आप गौर करिएगा। ठीक है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का बड़ी ई में परिवर्तन, विसर्ग का विसर्ग का बड़ा ऊ में परिवर्तन, विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है, मतलब विसर्ग का हट जाना। ठीक, तो कुछ भी बदलाव ना आना अर्थात। ठीक है, और रा, ठीक है, जिसमें आप उड़ंकुरा भी बनाते हैं, रेफ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं उड़ंकुरा को, उड़ंकुरा को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। ठीक, सेकंड, अपरिवर्तित रह जाना।
अपरिवर्तित। ठीक, अपरिवर्तित। इतनी सारे विसर्ग का परिवर्तन हमको पढ़ना है। विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलाप होगा, स्वर या व्यंजन के साथ, तो इसमें क्या क्या बदलाव आता है। विसर्ग का शा बदलता है, श, देखिए श, 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 स। ठीक है, आपको पता है ना कौन कौन से सा होते हैं, ये कमेंट में बताइएगा, तीनों सा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओ, ई, उ, लोप या रेफ, या आपका क्या कहते हैं, अपरिवर्तित रह जाना। ठीक, तो सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए, नियम संख्या 1। यहां से डालिए आप, नियम प्रथम, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। प्रथम नियम, तो प्रथम नियम क्या कहता है कि विसर्ग, विसर्ग, देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको किताब से बस फॉर्मली पढ़ना होगा। मैं इतना आपको डिटेल पढ़ा दूंगा, आपको जनरली किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विसर्ग के बाद च आ जाए, छा आ जाए, या श आ जाए। विसर्ग के बाद च, छ या सा आ जाए तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, आपका शा में बदल जाता है। ठीक है, आप इसके मतलब एक ट्रिक लिख सकते हैं, याद करने का तरीका लिख सकते हैं कि विसर्ग के बाद चम्मच, छाता या शलजम आ जाए। विसर्ग के, ये आपकी एक ट्रिक हो गई, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। विसर्ग के बाद चम्मच, छाता और शलजम आ जाए तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, शाम बदल जाता है। ठीक, चलिए हम उदाहरण के साथ समझा दें। देखिए मैं आपको इतना डिटेल में उदाहरण समझाऊंगा कि आपको इसके बाद किसी भी जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी संधि के लिए। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल। जैसे आपने लिखा पुनः च, ठीक, पुनः च। अब देखिए ये है विसर्ग, उसके बाद क्या आ गया, चा आ गया। देखिए विसर्ग के बाद चा है तो सा बदल जाता है। आप कैसे ले सकते हैं इसको, पुनः च, बस हो गया। ठीक है, पुनः से विसर्ग किसमें बदल गया, शाम बदल गया, और ये चा रहेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, फिर से एक एक नंबर डाल के जो जो मैं शब्द बता रहा हूँ वो सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा पुनः चरण, पुनः चरण। ठीक, अच्छा देखिए विसर्ग के बाद च, तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, पुनः चरण, बस। देखिए कितना सिंपल है ना। तीसरा लिखिए, जो जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ उनका अवश्य लिखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। निश्चित, इसकी सबसे बड़ी आपको मदद मिलेगी यूपी पीसीएस के मेंस पेपर में, जिसमें 10 नंबर के आपके उपसर्ग प्रत्यय आते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, निश्चित। अब देखिए आप यहाँ पे विसर्ग का स्थान बदलेगा, और आपको ये पता है कि जब आधा वर्ण होता है तो मात्रा क्या लगती है, उसके पहले लग जाती है। मात्रा चा पे लगनी थी, लेकिन आधा वर्ण आ गया तो मात्रा कहाँ से लेंगे, आधे वर्ण से लेंगे। इसी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आधा वर्ण आ रहा है तो मात्रा क्या है, पूरे वर्ण के पीछे से मात्रा ली जाती है। ठीक है, निश्चित, क्या हो गया, निश्चित। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, मन चिकित्सक। देखिए अब देखिए क्या करना है, विसर्ग किस में, विसर्ग के बाद चार आ रहा है, देखिए चार आ रहा है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मनश चिकित्सक, मनश चिकित्सक। अच्छा देखिए चा है, इसके पहले आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण की मात्रा हम आधे वर्ण से लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अंत, अंत चेतना, अंत चेतना, तो क्या हो जाएगा, अंत। अब देखिए विसर्ग है, चा है, तो शाम बदल देगा, अंत चेतना, अंत चेतना। ठीक,
अच्छा अच्छा, देखिए मैं ये सा पे गोला वाला शाह है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, उसके बाद यहाँ गैप दे के ही लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से लाइन खींची, फिर यहाँ गैप दे दिया, फिर लाइन, ऐसे ही आप भी शब्दों को लिखिएगा, ठीक है ना, शब्दों गलत मत करिएगा, ठीक है ना। अंत चेतना, अब देखिए इतने में आपको उदाहरण दे दूंगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। छल, ये क्या हो गया आपका, निश्चल, निश्चल, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए नी है, छा गया तो विसर्ग का परिवर्तन आधा शाम में बदल गया कि नहीं बदल गया। यश शरीर, अब देखिए क्या बताया मैंने, विसर्ग के बाद चम्मच छाता सलजम, तो सलजम आ गई, तो श श शरीर, यश शरीर, देखिए अब हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि यशस शरीर ऐसे लिखा जाता तो 90% बच्चे इसको क्या कर गलत करके आ जाएंगे, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए ये पढ़ना है। तो आपका सोचिए इसमें तो इस वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि मतलब वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि चैप्टर तैयार हो जा रहा है, सोचिए वर्तनी शुद्धि, उपसर्ग, ठीक, प्रत्यय, ठीक है, प्लस साथ में आपका ये संधि चैप्टर तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और जिन बच्चों को कन्फ्यूजन लगे हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल आईडी में लिख के हमको मेल कर सकते हैं, कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या मेंट क्या है, टेलीग्राम चैनल से नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। ठीक है, आठवां नोट करते हैं, निःशुल्क, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसका नियम क्या कहता है, विसर्ग पे बाद संज्ञा में आ गई तो निःशुल्क, और ये बिल्कुल शुद्ध है, ये पूर्णतः शुद्ध शब्द है, जबकि जनरली हम जो प्रयोग में आ गया है तो प्रयोग में हम ऐसे ही लिखते हैं आजकल, निःशुल्क निःशुल्क, है ना, निःशुल्क, ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः शुद्ध है। आप अगर राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते होंगे दैनिक जागरण का तो आप उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो शासन, क्या हो गया, दुष द दु शासन संज्ञा में आ गई, दुशासन, दुशासन, ये हो गया ना, दुर्योधन के भाई को दुशासन कहते थे कि नहीं। ठीक है, तो ये लगभग 9 उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो विसर्ग का आधा शाह या शाह में जो परिवर्तन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं, विच्छेद कैसे होता था, कि अगर विच्छेद का प्रश्न है तो भी आप इसको कर लें, विच्छेद, संधि का विच्छेद, ठीक। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए आप, पहला उदाहरण, ये विच्छेद है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया निश्वास, ठीक। अब देखिए ये आधा शाह है, ठीक, आधा शाह के बाद ये क्या आया, पूरा क्या शाह आया, संजम आई कि नहीं आई, तो आपको पता है ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग में, ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निश्वास, ठीक। अच्छा सेकंड देखिए, हमने लिखा दुष्चरित्र, अब देखिए सलजम, ठीक, नहीं ये सा, आधा सा, उसके बाद क्या, चम्मच आ गई, मतलब कि आधे सा के बाद चम्मच आ गई, इसका मतलब क्या है कि किस में बदल जाएगा, दुह धन चरित्र, ठीक है ना। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक हम लोग और देख लेते हैं, विसर्ग का षटकोण वाले शाह में मतलब परिवर्तन, ठीक है। नियम दूसरा, यहाँ डालिए आप लोग, नियम दूसरा, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि, मतलब पहले तो लिख लीजिए कि विसर्ग का इसमें परिवर्तन, दूसरा मैंने बताया था ना आपको, जिसको षटकोण विसर्ग का इसमें परिवर्तन, ठीक। अच्छा इसमें कहता क्या है, यदि
विसर्ग से पहले देखिए, इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर सिलेक्शन लेना, इफ यू वांट टू टेक दिस सिलेक्शन और सिलेक्ट इन यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी और एनी स्टेट एग्जामिनेशन, दैट यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दी नोट्स। ये विसर्ग से पहले देखिए, मैं भी आपको पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे नोट्स इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। छोटी ई आ जाए, छोटी ई आ जाए, या छोटा ऊ आ जाए, छोटा ऊ आ जाए। और विसर्ग के पहले की बात हो रही है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का आ जाए, टा आ जाए, या पा आ जाए, ठीक। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, यहां से लीजिए, आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन परिवर्तन किस में हो जाता है, शाम में, या इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, में होता है, ठीक। ठीक, समझे नहीं समझे? मतलब क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए, ठीक, और बाद में क ट प आ जाए, तो विसर्ग का स्थान परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको ट्रिक लिखना है तो उसमें अब एक ट्रिक लिख लीजिए, ठीक, एक ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। मतलब आप लिख लीजिए कि विसर्ग के, मतलब ऐसे लिख लीजिए, विसर्ग, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद क्या कहते हैं, विसर्ग, उसके बाद क्या कहते हैं, क ट प, और फा भी लिख लीजिए आप, फा भी होता है इसमें, ठीक है। क ट प फ आ जाए, तो आप ये लिख सकते हैं विसर्ग के, तो क्या हो जाता है, तो ये क्या इज इक्वल्स टू, ठीक, ऐसे हो जाता है। आप लिख लीजिए कटप्पा के फूफा, कटप्पा के फूफा, कटप्पा, क ट प के फूफा, देखिए याद करने की ट्रिक है, ठीक है ना। आप वैसे आपको करते करते आभास याद हो जाएगा पूरा, है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए, ड्राइंग कर लीजिए, ये छोटे में समझने के लिए आपको याद करेगा, है ना। ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, है ना, ठीक। चलिए, अब इससे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा निह कपट, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, ये किस में बदल जाएगा, निश कपट। कितना सरल हो गया आपके लिए, मतलब मेरे ख्याल से कि बिल्कुल भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए जरा सी भी, ठीक। मैंने लिखा निह काम, ठीक, तो क्या हो गया, विसर्ग, कटप्पा, निष्काम। आपको इसके पहले संधि कठिन लगता होगा, लेकिन मैं अब आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको संधि कठिन नहीं लग रही होगी जरा सी, ठीक है ना। तीसरा लिख लीजिए, जो उदाहरण मैं लिखवा रहा हूँ, उदाहरण आप जरूर नोट करिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, चतु, अब देखिए विसर्ग, कटप्पा आ गए, चतुष्कोण, ठीक। अब दुष्कर, दुह कर, अब आपको पता है विसर्ग, विसर्ग के बाद कटप्पा आ गए, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर, क्या हो जाएगा, दुष्कर, ठीक। पांचवा लिखिए, दुष्कर्म, ठीक। विसर्ग, विसर्ग के बाद कटप्पा आ गए, तो ये क्या हो गया, दुष्कर्म,
उसके बाद धनु टंकार, शब्द आपने सुना होगा, धनु टंकार। ठीक, तो अब देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा से, हाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा सब जगह आ रही है, देखिए छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, छोटी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। तो छोटी ई विसर्ग कटप्पा, छोटी ई विसर्ग कटप्पा, छोटा ऊ विसर्ग कटप्पा, छोटा ऊ विसर्ग कटप्पा, छोटा ऊ विसर्ग कटप्पा, छोटा ऊ विसर्ग टा। ठीक, याद करिए छोटा ऊ तो क्या हो जाएगा, ये शाम बदल जाएगा, धनुष टंकार। ठीक, आप विश्वास करिए, जस्ट लाइक ए केक वॉक फॉर यू वन टाइम संडे, संडे आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको एंशिएंट्स के लेक्चर भी मिलेंगे, पत्र लेखन चालू करने वाले हैं, सारा चीज़ें आपको मिलेगा विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चतुः टीका। ठीक, क्या हो जाएगा, देखिए छोटा ऊ विसर्ग टा, क्या हो जाएगा, चतुष टीका, चतुष टीका। आठवां लिख लीजिए, दुष्परिणाम। देखिए आपने सुना, ये दुष्परिणाम सुना और आज आपको पता है कैसे लिखा जाता है, छोटा ऊ विसर्ग प। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। ठीक, नौवा लिखिए, देखिए जितने मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखिएगा जरूर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चतुपदी। ठीक, अब देखिए छोटा ऊ विसर्ग पा, तो क्या हो जाएगा, चतुष्पदी। हो गया। टेंथ क्या, टेंथ की एग्जांपल आप, निह विसर्ग फल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, निष्फल। देखिए आ गया, नि छोटी ई विसर्ग और क्या आ गया, फा आ गया, फूफा जी आ गया ना, निष्फल। एक लिख लीजिए और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा है, चतुः धन फलक। तो ये क्या हो गया, चतुष फलक। अब हम उम्मीद करते हैं कि देखिए इसमें क्या, छोटा वो विसर्ग फूफा जी। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो संधि है ये समझ में आ गई होगी कि जो ये नियम कहता है षटकोण कैसे लगता है, आधा वाला श कैसे लगता है, आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन उदाहरण हम विच्छेद का भी देख लेते हैं ताकि विच्छेद भी आपको क्लियर रहे इसका। ठीक, तो विच्छेद में कैसे लिख सकते हैं, मैंने नियम वही है सेम। तो क्या है, जैसे निष्कर्म, निष्कर्म। अब देखिए षट आधा शाह, ठीक, उसके बाद कटप्पा, उसके पहले छोटी ए, तो किस में बदल जाएगा, निह, निष्कर्ष है, वैसे निष्कर्म नहीं, निष्कर्म भी लिख सकते, निष्कर्म। ठीक, निष्कर्ष। ठीक, अब देखिए षटकोण, कटप्पा और छोटी ई, तो क्या हो गया, निह धन कर्ष। देखिए आप बस नियम को ध्यान रखिए और नियम के अकॉर्डिंग रहिए, आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। बहिष्कार। अब देखिए षटकोण वाला आधा शाह, छोटी ई कटप्पा। ठीक, इसको भी नंबरिंग डाल दीजिए, एक दो तीन। चतुष्टि का ये मैं इसका संधि भी किया था ना, तो क्या हो गया है, देखिए षटकोण, छोटा ऊ और ये क्या हो गया, बड़ी की सॉरी कटप्पा टा, तो क्या हो गया, चतुः टीका। ठीक, तो दोस्तों आज हमने दो नियम कंप्लीट किए, एक तो विसर्ग का शा में परिवर्तन, ठीक, और दूसरा विसर्ग का शा में परिवर्तन। तो दो नियम हमने पढ़े,
संधि के, और संधि के बेसिक चीज़ें पढ़ी कि संधि होती क्या है, संधि के मेल से बनता क्या है, संधि का हिंदी में फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक, अब कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विसर्ग का सा में परिवर्तन, विसर्ग का दंत शा में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाई हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप नोट्स के लिए या करंट अफेयर्स के लिए हम हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल को सौरभ सिविल एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको पर डे करंट अफेयर्स मिलते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स मतलब ये सोचिए कि आपको यूपीएससी और वनडे एग्जाम में सारे डिटेल्स में मिलते हैं, प्लस 30 एमसीक्यूज मैं आपको डेली करा रहा हूँ। 30 एमसीक्यू करंट अफेयर, उसका एक्सप्लेनेशन पर डे आपको मिलते हैं, एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़ के। ठीक, संडे छोड़ के मिलते हैं। तो आप इसको करंट अफेयर्स के जुड़े रहिए, हिंदी में चालू किया उससे जुड़े रहिए, खुद मैं पत्र लेखन आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद ये सोचिए कि पूरे यूट्यूब में कोई आपको मेंस नहीं पढ़ाता होगा, मैं आपको पीसीएस का, यूपी पीसीएस का और पीएससी का मेंस भी पढ़ाऊंगा। मेंस में आपको क्या क्या, जैसे आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग पढ़ाऊंगा, कैसे क्या आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, मेंस में आंसर लिखते हैं, प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे सब्जेक्ट्स में, जैसे एथिक्स हो गया। ठीक, एथिक्स के बाद आपका सोसाइटी हो गया, सोसाइटी के बाद आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो ठीक है, प्लस ऐसे हो गया, निबंध लेखन। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पर डेज में मिलते हैं। प्लस हिंदी कैसा लग रहा है आप ये हमको बताइएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा, कुछ चेंजेस हो तो बताइएगा। और आप लोग से मेरी ये बिल्कुल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स बनाने से आपकी एक तो नोट्स तैयार हो जाएगी, और अपने हाथ से लिखने पे क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉइंट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल फिर नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं, विसर्ग का दंत सामय परिवर्तन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।